नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोल पॉइंट्स पर। मैं आप लोगों को आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि आपका लेक्चर 2 है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, आखिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन हैं। उसे मैं एकदम बेसिक से एकदम परिभाषा एवं उसके एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए आप लोगों को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पर्याप्त फ़ायदा मिल सके। आप लोगों को क्या मिल सके? पर्याप्त फ़ायदा मिल सके। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका संयोजन। एक बार मैं सबको पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस स्थान पर आप लोगों को परिभाषा लिखूंगा और एग्जाम्पल लिखकर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखिए आपका है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, देखिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया आपका 3 प्रकार के होता है: प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। ठीक, अब देखिए, मैं पहला आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को परिभाषा एवं उसके एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। देखिए, संयोजन अभिक्रिया आपका जो पहला है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आखिर है क्या? देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब ध्यान से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थ, इसको कोष्ठ में कर सकते हैं आप, तत्व या परमाणु। ठीक, इसको कोष्ठक में आप लोग कर दीजिए। दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होगा? पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा, ठीक, बिल्कुल भिन्न होता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपका कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, इसको चाहे तो आप लोग तत्व या परमाणु भी कर सकते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। तो यह आपका क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। वैसे भी अभिक्रिया का जो गुण होता है वो मूल पदार्थ से जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। मैं लेक्चर 1 में आप लोगों को अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को बेसिक से बताया था, और आज मैं आप लोगों को उसके प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, उसके प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर, यहाँ पर इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए,
एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक H2 प्लस O2 क्या बना देता है, H2O यानी कि जल, यानी कि जल। ठीक, देखिए H2 आपको यहाँ पर क्या है, गैस है, और O2 भी आपका है गैस। ठीक, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, H2 आपका गैस है और O2 आपका गैस है, और ये आपका जो हो जाता है लिक्विड यानी कि द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है, द्रव। तो यहाँ पर देखिए इसका गुण गैस, यानी इसका गुण और इसका गुण में परिवर्तन है कि नहीं है, क्योंकि यह है गैस और यह भी गैस है, और दोनों मिलकर क्या बना दे रहा है, अवस्था। देखिए दोनों मिलाकर क्या बना दे रहा है, तो दोनों मिलाकर बना दे रहा है लिक्विड आपका। इसका अवस्था गैस है, इसका अवस्था गैस है, और दोनों गैस गैस मिलकर आपका यहाँ पर द्रव अवस्था का निर्माण कर रहा है, यानी कि जल का निर्माण कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर यह भी कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, तो यहाँ पर दो से अधिक पदार्थ तो नहीं है, परंतु दो पदार्थ तो है। तो दो पदार्थ जब एक दूसरे के साथ मिलकर यानी कि जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है। देखिए एक पदार्थ है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं और एग्जाम्पल इसका एक देता हूँ, एक दो और देता हूँ, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए जैसा कि आपका है C+O2, क्या आपका हो जाएगा, CO2। एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये भी देखिए, ये गैस है, ये भी आपका गैस है, ये ठोस भी हो सकता है, ये कार्बन आपका ठोस भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर मैं सॉलिड लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ठोस यानी किसी, मान लीजिए कि लकड़ी है, वह एक प्रकार क्या है, कार्बन है, उसको मैं जब जलाता हूँ, मतलब उसको जलाया जाता है जब, तो क्या हो जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर निकलता है। तो किसकी उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह सॉलिड है और यह आपका गैस है, तो यहाँ पर आपका क्या बना देगा, गैस बना देगा। ठीक, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगा, गैस बना देगा। अब देखिए, अब देखिए आगे मैं ज़रा चलता हूँ, आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। मान लीजिए कि मैं दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, जैसे देखिए Ca+CO2, कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम आपका क्या है, ठोस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस है। तो क्या बना जाता है, CaCO3, यानी कि आपका क्या बना देगा, संगमरमर, यानी कि सॉलिड, ठोस। तो यह दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर जाता है, यह क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब देखिए मैं वियोजन की ओर चलता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब वियोजन की ओर चलता हूँ। देखिए वियोजन अभिक्रिया आखिर है क्या, देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए जब एक पदार्थ, इसमें जस्ट उल्टा, संयोजन के जस्ट उल्टा क्या है, वियोजन है। ठीक, इसमें देखिए जब एक पदार्थ क्या करता है, टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण कर देता है, निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जब एक पदार्थ टूटकर, वहाँ क्या था संयोजन में, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता था, परंतु यहाँ एक जो पदार्थ है वह टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन यानी कि जुटना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, संयोजन यानी कि जुटना, और वियोजन यानी कि वियोजित होना, यानी कि बंटना, खंडित होना। ठीक, ध्यान से आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे
एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, वियोजन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर CaCO3, ये आपका हो जाएगा Ca प्लस CO2। अब यहाँ पर देखिए, ये किसका निशानी है? ये आपका हीट का निशानी है, गर्म का निशानी है। ठीक, ये जो आपका है इस प्रकार का, वह गर्म का निशानी है। जब हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो देखिए, एक पदार्थ वियोजित होकर दो अधिक पदार्थ का निर्माण नहीं किया दो से, परंतु दो पदार्थ का निर्माण तो किया। तो अतः हम कह सकते हैं इसको कि यह क्या है? यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया के हम कुछ प्रकार देखेंगे। एक और इसको एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे H2 आपका है, इसको जब हम विद्युत धारा प्रवाहित इस पर करेंगे, विद्युत धारा, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 प्लस O2, ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका देखिए यहाँ पर 2 माइनस होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विद्युत धारा जब प्रवाहित की जल में तो यह दो भागों में बट गया, यानी कि H2 आपका H2 प्लस O2 में बट गया। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि टूट जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, यहाँ पर 2 इसलिए है क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता आपका 2 होता है, इसलिए वह जब जुटता है तो उसमें नहीं दिखाई देता है, परंतु वह जब हट जाता है तो हम लोग उसको प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, ताकि विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हुआ है इसलिए प्लस माइनस द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, 2 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर H का वैलेंसी क्या है? 1 है। देखिए यहाँ पर सूत्र जब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लिखाता था तो तिरछा तिरछी होता था, इसका सूत्र इस सामने लिखाता था, इसका सूत्र वैलेंसी यानी कि संयोजकता इस सामने और इसका इस सामने, और दोनों को एक दूसरे के दे दिया जाता था, यानी कि इसका वैलेंसी वो ले लेता था और उसका वैलेंसी ये ले लेता था। देखिए H का वैलेंसी आपका 1 होता है, यानी कि संयोजकता 1 होता है, तो 1 आपका ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन का होता है 2, संयोजकता ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो 2 होता है, तो इसलिए 2 ऑक्सीजन दे देता है किसको? हाइड्रोजन के जगह पर, वहाँ हाइड्रोजन के बगल में लगा देता है, इसलिए H2O होता है। तो जब इसको टूटता है, जब यह टूटता है तो किस में बदल देता है? तो प्लस और माइनस में बदल देता है। ठीक, अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए आगे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया में। देखिए 3 प्रकार के होते हैं, तो देखिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ कि प्रकाशीय वियोजन किसको कहते हैं? जो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, यानी कि पदार्थ जो है वह प्रकाश की उपस्थिति में यदि वह टूटता है तो वह क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। ठीक, और यदि ऊष्मा के, प्रकाश भी तो एक प्रकार का ऊष्मा है, परंतु जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि टूटेगा तो वह क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन। और अदर यदि ऊष्मा है, यानी कि दूसरा ऊष्मा की उपस्थिति में यदि टूटेगा तो वह क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन। और विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, उसके विद्युत धारा प्रवाहित करने से यदि टूटेगा कोई पदार्थ तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका विद्युतीय वियोजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है? ये ऊष्मा दिख रहा है, हीट का चिन्ह है, वह हीट का चिन्ह यह है ना, तो यह ऊष्मा है, तो यह क्या बना दे रहा है? ऊष्मीय भी, इसको क्या कह सकते हैं हम? ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि ऊष्मा के कारण ही यह टूटा। और यह देखिए यहाँ पर यह है आपका विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा के कारण ही जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन। ठीक, विद्युतीय वियोजन। और यह आपका कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका ऊष्मीय वियोजन। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यह आपका, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यह आपका है विद्युतीय वियोजन, जो H2 प्लस O2 में हमने थोड़ा
जल को, तो वह आपका विद्युतीय वियोजन है, विद्युतीय वियोजन, ठीक, वियोजन, विद्युतीय वियोजन, ठीक। अब देखिए हम आगे थोड़ा सा लेंगे, आगे लेंगे हम कौन, प्रकाशीय वियोजन आपका जो है, उसको भी मैं एग्जाम्पल द्वारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो प्रकाश के उपस्थिति में टूटता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, ठीक। यहाँ पर देखिए Ag जो आपका है, AgCl में लेता हूँ एक एग्जाम्पल प्रकाशीय वियोजन में। देखिए AgCl, इसको जब हम सूर्य के प्रकाश देंगे, यानी सूर्य प्रकाश, तो किस किस में टूटेगा, तो Ag और आपका हो जाएगा Cl प्लस में Cl2, ठीक। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया प्रकाशीय वियोजन। क्या हो गया आपका, प्रकाशीय वियोजन। अब यहाँ पर यह भी बात बहुत जरूरी है कि कोई भी समीकरण को यदि हम लिखेंगे तो 100% हमने जो बताया था लेक्चर 1 में कि 100% यदि सत्य बनाना है तो उसमें हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, तो उसमें हम इस जो अभिक्रिया हमने लिखा, मान लिया कि शब्द समीकरण हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, जल। तो उसको हम उसके सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से उतारेंगे, एक ये हो गया। और उसमें जो उसको अवस्था होगा, जैसे हाइड्रोजन का अवस्था हो गया आपका गैस, ऑक्सीजन का अवस्था हो गया गैस, और जल का अवस्था हो गया द्रव, तो उसके अवस्था को भी दर्शाएंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे, यानी कि बैलेंस करेंगे, ठीक। यदि बैलेंस नहीं है तो उसको हम बैलेंस करेंगे, तब जाके आपका समीकरण 100% सत्य होगा। और कौन कौन उत्प्रेरक लग रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए AgCl जो है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर टूट रहा है, इसलिए हम इसको भी दर्शाएंगे, नहीं तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संतुलित भी करना आवश्यक है। संतुलित करने के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा आपका, मैं आज आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को देखिए इतना जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, देखिए यहाँ से 7वां नंबर देखिए ऊष्माक्षेपी, और छठा देखिए ऊष्माशोषी, यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, ये आपको मैं अगले लेक्चर में अच्छी तरह से समझाऊंगा। और मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें इसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक। देखिए आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में यहाँ तक बताऊंगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तक आप लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको संतुलित करना भी आवश्यक है, तभी जाके 100% सत्य होगा। तो AgCl जो आपका है वह आपका क्या है, AgCl आपका क्या है, AgCl आपका सॉलिड है, ठीक। यहाँ पर आपका सॉलिड है और Ag आपका सॉलिड है, और ये आपका क्लोरीन आपका गैस है। अब इसको संतुलित कीजिए, यहाँ पर देखिए, देखिए संतुलित देखिए कैसे किया जाता है। मैं स्पेशल एक और मतलब लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को संतुलित करने के लिए बताऊँगा, परंतु यहाँ पर उपयोग है इसका तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले देखिए कि Ag की संख्या और Ag की संख्या दोनों तरफ, यानी कि इधर बायां पक्ष और उधर दायां पक्ष दोनों तरफ समान है या नहीं। तो देखिए Ag यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी Ag 1 है, यानी कि समान है। अब देखिए क्लोरीन जो आपका है Cl, उसकी संख्या देखिए, तो क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यानी कि समान नहीं है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, तो हम लोग यहाँ पर इंटू, यानी कि AgCl एकदम दोनों साथ में है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे यदि हम, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन तो हो गया, यहाँ पर 2 क्लोरीन भी हो गया, परंतु Ag आपका 2 हो गया, जो यहाँ पर 2 नहीं है 1 है, तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगा। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, 2 Ag है और 2 क्लोरीन है, 2 Ag यहाँ पर हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया, यह आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को
संतुलित करेंगे और उसे 100% सत्य बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका है प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन। क्या वियोजन, प्रकाशीय वियोजन आपका यह है। ठीक, प्रकाशीय वियोजन प्रकाशीय, देखिए ठीक से मैं लिख देता हूँ, प्रकाशीय वियोजन। ठीक, वियोजन, माइनर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी माइनर मिस्टेक भी हो जाता है, उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। प्रकाशीय वियोजन आपका है यहाँ पर देखिए, AgCl जो आपका है, सूर्य की प्रकाश जब उस पर हम लोग डालते हैं तो Ag+Cl2 में वह बट जाता है, यानी कि टूट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो कौन वियोजन अभिक्रिया है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि प्रकाश के कारण ही वह टूटा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम चलेंगे, ये हो गया आपका संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। अब देखिए विस्थापन में चलेंगे हम लोग। किस में चलेंगे, विस्थापन में चलेंगे। ठीक, आखिर विस्थापन अभिक्रिया है क्या, मैं उसको जरा आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो फिर से ले लीजिएगा। ठीक, देखिए दूसरा आपका था क्या, वियोजन। अब तीसरा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इसके लिए आप लोगों को एक अच्छी तरह से आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, सक्रियता श्रेणी मालूम होना चाहिए कि कौन तत्व यानी कि कौन धातु जो है आपका है उसका वो कितना ज़्यादा सक्रिय है, कौन कितना कम सक्रिय है। इसके लिए आप लोगों को जरा सा मैं बता दे रहा हूँ, तब जाके आप लोगों को यह विस्थापन अभिक्रिया जो है आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम समझ में आ जाएगा। इसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, आपका आवश्यक है सक्रियता श्रेणी, यानी कि कौन ज़्यादा सक्रिय है धातु और कौन कम सक्रिय है धातु, इसका आप लोगों का पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक, मैं इसको लिए आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पोटासियम, सक्रियता श्रेणी मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, एक नंबर पर आपका होगा पोटासियम, यानी कि के, उसे के द्वारा सूचित करते हैं पोटेशियम। दूसरा आपका होगा ब्रोमीन, Br द्वारा उसे सूचित करते हैं। तीसरा आपका होगा क्या, कैल्शियम, तीसरा आपका होगा कैल्शियम। और चौथा आपका होगा सोडियम, सोडियम। और अब पांचवा आपका क्या हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पांचवा हो जाएगा आपका। और छठा आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। और यहाँ पर सातवां देखिए आपका हो जाएगा, सातवां देखिए क्या हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा आपका जिंक, जेडेन। और आठवां सातवां यहाँ पर आठवां आपका हो जाएगा Fe यानी कि लोहा। इतना तक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं उपयोग करूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। इसका जवाब यहाँ पर यह है कि इसके कारण ही ऐसा होगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक, आगे मैं उसको बताने वाला हूँ। अब देखिए इसको आप लोग चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, पोटासियम है, उसके बाद ब्रोमीन, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। देखिए मिटा रहा हूँ इसको जरा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखता रहे। फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर शिखर पर कौन वन है, पहला पोटासियम, दूसरा आपका ब्रोमीन, तीसरा आपका कैल्शियम, चौथा आपका है सोडियम, पांचवा आपका क्या है
पांचवा है आपका मैग्नीशियम, छठा आपका है एल्यूमिनियम, और सातवां आपका है जिंक, और आठवां क्या है आपका लोहा। ठीक, Fe। देखिए अब यहाँ पर देखिए, आखिर विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे, इसको आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इसे एक और नाम से जानते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको लिख दीजिए, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। या इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इतने नाम से जाना जाता है। एक और आपका इंग्लिश में नाम है इसका, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इंग्लिश में है। ठीक, अब आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूं। देखिए, जब किसी यौगिक से यौगिक क्या है, तो जैसे मैंने लिखा था H2 प्लस O2 H2O लिखा था ना, तो यह आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। यह क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक, तो आप लोग 9th क्लास में इससे विस्तार से पढ़े होंगे। जब 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 किसी यौगिक से किसी तत्व जब किसी यौगिक से किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्वों को हटा दिया जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है कि जब किसी यौगिक के किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है। विस्थापित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्या है कि जब किसी यौगिक के किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्वों को विस्थापित कर दिया जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, वह अभिक्रिया आपका कहलाएगा विस्थापन या एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, FeSO4 प्लस Zn। एग्जांपल आपका थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ, कहते हैं यहाँ पर हो गया, एग्जांपल आपका है FeSO4 प्लस Zn। क्या बनाएगा, देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी यौगिक, यहाँ पर यौगिक आपका क्या है, FeSO4, यह यौगिक है, यौगिक के किसी तत्व द्वारा, तत्व कौन कौन है यहाँ पर, एक Fe है, एक S है, यहाँ पर एक O है। तो किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्व को, दूसरा तत्व यहाँ पर कौन है, यौगिक का तत्व है, यौगिक में उपस्थित तत्व कौन कौन है, Fe, S और O, और यह अलग कौन तत्व है, Zn। दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब हमें इस सक्रियता श्रेणी की आवश्यकता पड़ेगी।
कि आखिर कौन किसको हटाएगा, कौन ज़्यादा सक्रिय है। जो ज़्यादा सक्रिय रहेगा वह अपने से कम सक्रिय वालों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा या हटा देगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पर कौन कौन की बात हो रहा है, Fe और Zn, यही दोनों में से कोनो एक दूसरे को विस्थापित करेगा। ठीक, SO4 तो आपका एक प्रकार का इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सक्रियता में नहीं है, इसलिए मैं धातु के सक्रियता से रही है, इसलिए क्या है आपका Fe देखेंगे और Zn देखेंगे। SO4 तो आपका यहाँ पर S भी धातु हो गया और O भी धातु हो गया। तो देखिए Fe यानी कि लोहा और Zn यानी कि जिंक, दोनों में कौन ज़्यादा सक्रिय है यहाँ पर इस सक्रियता श्रेणी के माध्यम से देखिए। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम है, ब्रोमीन है, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद लोहा। यानी कि जिंक से भी लोहा कम सक्रिय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिंक जो है वह लोहा को क्या कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि वह जिंक से कम सक्रिय है, इसलिए उसको विस्थापित कर देगा। ठीक, तो जिंक से कम सक्रिय कौन है, लोहा। तो यह क्या कर देगा, यह जो है यहाँ इसके स्थान पर आ जाएगा और इसको विस्थापित कर देगा। देखिए क्या कर देगा, ZnSO4 यहाँ पर कर देगा और यहाँ पर Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक, यानी कि यह यौगिक था, यह यौगिक था, इसके किसी तत्व द्वारा दूसरे तत्वों को, जब किसी यौगिक के तत्व द्वारा दूसरे तत्वों को विस्थापित किया जाता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह तत्व था, इसके बारे में कह रहे थे कि किसी यौगिक के तत्व द्वारा दूसरे तत्व को, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि यौगिक का ही तत्व विस्थापित करेगा। यह जरूरी है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे, मतलब उस तत्व से ज़्यादा जो उपस्थित उसमें तत्व है कौन ज़्यादा सक्रिय है। तो यहाँ पर देखे यह तो यौगिक में है, परंतु यहाँ पर यह अलग है एक, तो इससे ज़्यादा यह सक्रिय है, यानी कि फेरस से सॉरी लोहा, यानी कि लोहा से आपका जिंक ज़्यादा सक्रिय है, लोहा से जिंक ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए वह लोहा को क्या कर दी, लोहा क्या कर दिया, लोहा को जिंक विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक, लोहा को क्या कर दिया, जिंक विस्थापित कर दिया। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग को और अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ठीक, और अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक और मैं एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोग को एकदम अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। Mg प्लस CuSO4, क्या CuSO4 क्या क्या यहाँ पर कर देगा, CuSO4 आपका क्या कर देगा, यहाँ पर आपका कर देगा Mg प्लस CuSO4, यानी कि अब देखिए यहाँ पर सक्रिय के हिसाब से चलिए, आप लोग सक्रिय के हिसाब से चलिए। तो यहाँ पर देखिए Mg आपका यानी कि मैग्नीशियम और Cu यानी कि कॉपर, दो धातु यहाँ पर। अब देखेंगे कि दोनों धातु में कौन ज़्यादा सक्रिय है। जो ज़्यादा सक्रिय रहेगा वह उसको हटा देगा और वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक, तो मैग्नीशियम और कॉपर में देखिए, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम यहाँ है, कॉपर और नीचे होगा, कॉपर और नीचे होगा। मैं यहाँ पर जिक्र नहीं किया, परंतु यहाँ तक तो कॉपर नहीं दिखा, इसके ऊपर कॉपर नहीं दिखा, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के और नीचे, यानी मैग्नीशियम से कम सक्रिय है कौन, कॉपर। तो यहाँ पर क्या कर देगा मैग्नीशियम अपना स्थान बना लेगा, किसके स्थान पर, कॉपर के स्थान पर। तो MgSO4 प्लस यहाँ पर क्या, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ तक हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे चलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया में, और एक और उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद ये आपका 3 और ये आपका 4 यानी कि 7 अभिक्रिया आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही
यानी उत्क्रमणीय तक आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक, अच्छी तरह से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब देखिए द्विविस्थापन, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, डबल डिस्प्लेसमेंट। आखिर डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या? चौथा आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए मैं उसमें बताया था एकल विस्थापन, उसका क्या क्या नाम था? विस्थापन अभिक्रिया। सिंगल विस्थापन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? द्विविस्थापन, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते थे, एकल विस्थापन कहते थे, और क्या कहते थे? प्रतिस्थापन कहते थे, और इंग्लिश में उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते थे। और यहाँ पर द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया आपका यहाँ पर है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या? इसमें भी इसी सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हम अभिक्रिया को करवाएंगे। मतलब अभिक्रिया को कैसे, मतलब कौन उसके स्थान पर आएगा, इसको लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के ही आधार पर, ठीक, ये इसके आधार पर, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसके आधार पर हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक, उसको हम इसके आधार पर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कर रहा हूँ और उसे एग्जाम्पल द्वारा मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊंगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया आखिर है क्या, ठीक। देखिए दो अभिकारक, मैं लिख रहा हूँ जब दो अभिकारक, कितने अभिकारक? दो अभिकारक आपस में, कितने अभिकारक? दो अभिकारक। अभिकारक में लेक्चर 1 में बताया था आप लोगों को कि जो अभिक्रिया को कराने में नहीं, अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि जिसके, जैसे यहाँ पर H2O2 है तो यहाँ पर क्या हो गया, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो यह क्या है? अभिकारक है। और यह क्या है? प्रतिफल, यानी कि इसको और के उत्पाद भी कहते थे। तो यह अभिक्रिया को कराने में भाग ले रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे अभिकारक कर रहे हैं, और इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब दो अभिकारक को आपस में जब दो अभिकारक आपस में अपने क्या करते हैं? अपने समूहों का अदला बदला करते हैं, समूहों का क्या करते हैं? अदला बदला करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग उसको कहते हैं, अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। जब समूहों का अदला बदली हो, उसमें क्या था कि एक तत्व किसी यौगिक वाले तत्व को, यानी कि एक अलग तत्व था और एक यौगिक था, दोनों में मतलब था कि वह कौन किसको विस्थापित करेगा, तो वह क्या था? एकल विस्थापन था। अब द्विविस्थापन में क्या है? दो यौगिक रहेगा और दोनों यौगिक में अपने अपने समूह का अदला बदली कर देंगे कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो कौन किसके साथ होगा, और कौन कम है तो कौन किसके साथ होगा, यानी कि कौन ज़्यादा मजबूत है, यानी ज़्यादा सक्रिय है, तो वह अपने हिसाब से वह अपना स्थान चुनेगा, और जो कम मजबूत है, वह कम सक्रिय है, वह अपने हिसाब से स्थान उसको छोड़ दिया जाएगा। कौन छोड़ देगा? ज़्यादा विस्थापित करने वाला, यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील, ठीक। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसे अदला बदली करके, जब दो या दो से जब दो अभिकारक आपस में समूहों का अदला बदली करते हैं और उत्पाद बनाते हैं, यहाँ पर यह भी हो सकता है, और उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद क्या करते हैं? बनाते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर देखिए CuSO4 प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस H2S
यह आपका देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, CuSO4 प्लस H2S और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर CuSO4 प्लस H2S। अब देखिए क्या करेगा, विस्थापित कौन किसको करेगा, देखिएगा ध्यान से देखिए, कौन किसको विस्थापित करेगा यह आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। किसके माध्यम से, सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक, क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है हाइड्रोजन, मैं बीच में छोड़ दे रहा हूँ हाइड्रोजन, और उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, पारा, हाइड्रोजन, Cu, पारा यानी कि Hg, ये आपका है। इस बीच में और है, परंतु मैं आगे लिख रहा हूँ ताकि यह आपको बन जाए, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ तो आप लिखवाएं उसमें तो है ही नहीं, परंतु है, आगे है बहुत सारा अभिक्रिया मतलब सक्रियता श्रेणी है। अभिक्रियाशील के जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वह देखिए बहुत सारा है, मैं इसको लिख दिया उपयोग के हिसाब से, अभिक्रियाशीलता का क्रम। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है आपका H2 प्लस H2SO4 प्लस H2S, सॉरी H2SO4 नहीं, CuSO4 प्लस H2S यानी कि कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट एक है आपका। तो यहाँ पर देखिए कि दो समूह हो गया, यानी कि दो यौगिक यहाँ पर है, तो इसमें क्या करा है कि अपने अपने समूहों का अदला बदली करते हैं। तो देखिए इसका समूह दो का, देखिए यहाँ पर कॉपर है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रियाशीलता के क्रम में आप लोग देखिएगा, अभिक्रियाशीलता के क्रम में आप लोग देखिएगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉपर और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों में देखिए तो कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए कॉपर है हाइड्रोजन से नीचे, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, अतः हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन, हाइड्रोजन, किससे, तो कॉपर से आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक, इसलिए देखिए यहाँ पर समूह का क्या हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। यह मजबूत पड़ गया किस पर, कॉपर पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, H2SO4 प्लस यहाँ पर इसको हटा देगा, कहाँ कर देगा, Cu इसके स्थान पर, अपने स्थान पर दे देगा CuS। ठीक, H2SO4 और आपका क्या हो जाएगा CuS। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, उसे हम लोग साधारण नाम में बैटरी अम्ल भी कहते हैं। ठीक, बैटरी अम्ल, इसे बैटरी में भी उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ। ठीक, आगे चलता हूँ मैं। अब आपका क्या है अभिक्रिया, यहाँ विस्थापन तक बता दिए, विस्थापन, द्विविस्थापन भी बता दिया आप लोगों को। उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक आज मैं आप लोग को बताऊंगा, और अगली लेक्चर में, लेक्चर 2 है आपका, लेक्चर 1 इससे पहले था, लेक्चर 3 यानी कि अगली लेक्चर में आप लोगों को मैं अभिक्रिया जो आपका बच गया 7 उत्क्रमणीय यहाँ पर, उसमें से ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, ये सब अभिक्रिया को बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। और मैं और अगली लेक्चर में आप लोगों को क्या करूंगा, अच्छी तरह से एकदम आप लोगों को बेसिक से कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाए, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, यह मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूँ, उत्क्रमणीय में चलता हूँ। ठीक, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और वीडियो को यदि नहीं समझ में आए तो पीछे करके देखिएगा, और कमेंट में आपको कहाँ दिक्कत है, आप लोगों को कहाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ पर अच्छा समझाएं हम आपको अच्छा लगा, तो क्या आपको कमेंट में हाँ और यस लिख कर ही भेजना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। यस, आप लोगों को क्या लिख कर भेजना है,
आपको वीडियो कैसी लगी हाँ लिख कर भेजना है। ठीक ठीक, कमेंट में ज़रूर आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। अगली लेक्चर में मैं बताऊंगा जो कह दिया मैं अभिक्रिया को। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। आप देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पांचवा जो आपका है वह क्या है, आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया आखिर है क्या। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो कहाँ से, दोनों तरफ से संपन्न होता है, दोनों तरफ से संपन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय कहेंगे, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप लोगों को क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या कर रहा है कि दोनों तरफ से संपन्न होता है यह। अब यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए एक आपका है एन और ये आपका है एच, और एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए मैं इसको एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, आखिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्या। देखिए मैं लिख रहा हूँ N2 यहाँ पर होता है और H2। देखिए दोनों तरफ से संपन्न होने के लिए देखिए यह आपका सिंबल होता है, यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जहाँ इस कोई रिएक्शन में जहाँ इस प्रकार के सिंबल लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। देखिए N2, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, N2 प्लस H2। ठीक, N2 प्लस H2 यहाँ पर क्या बना देगा, NH3 यानी कि अमोनिया। क्या बना देगा, अमोनिया। तो यह जब सिंबल आ गया इस प्रकार से, यह जो सिंबल है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। किसका सिंबल है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है। यह दोनों तरफ से इसमें क्या होता है, संपन्न होता है। देखिए यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और लेता हूँ। जैसे ये दोनों तरफ से संपन्न होता है, यदि आप चाहे NH3 को तो उधर से भी संपन्न हो सकता है। एन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं अच्छा लेता हूँ, NH4Cl, NH4Cl यहाँ पर इस प्रकार से दोनों तरफ से संपन्न हो रहा है अभिक्रिया। NH4Cl यहाँ पर हो जाएगा NH3 और आपका हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा, HCl। यह आपका जो हुआ आपका हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए दोनों तरफ यहाँ पर यह सिंबल है, इस प्रकार से इधर से भी संपन्न हो रहा है और उधर से भी संपन्न हो रहा है। अतः जिसमें यह सिंबल लगा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्क्रमण यानी कि यहाँ तक आप लोगों को मैं पढ़ाया इस लेक्चर में, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ाऊँगा, ऊष्माक्षेपी पढ़ाऊँगा, अवक्षेपण पढ़ाऊँगा, उदासीनीकरण पढ़ाऊँगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ाऊँगा, अवकरण अभिक्रिया पढ़ाऊँगा, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाऊँगा। ठीक, अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को, और जो यहाँ पर यहाँ तक मैं पढ़ाया उत्क्रमणीय तक, और यहाँ से ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, ये सब मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को एकदम बेसिक से अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को
बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली लेक्चर में आप लोगों को जो मैं कहा वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक, आप लोग इस यदि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर हाँ लिख के भेजिएगा। ठीक, कमेंट में यस या हाँ आप लोग लिखिएगा। ठीक, कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिएगा आप लोग। आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इस वीडियो को देखें तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए।